बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू अल्लाहुम्मा सल्लि अला मोहम्मद व आले मोहम्मद रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली आमीन। ख़वातीन हज़रात, आप देख रहे कुतुब ऑनलाइन और मैं हूँ बिलाल कुतुब। और आज बड़ी अच्छी और खुशखबरियाँ जो है ना वो आपके साथ शेयर करनी है। वो बड़ी अच्छी खबरें ये हैं कि पाकिस्तान के अंदर कोविड में बहुत से मसाइल जो हैं वो आए। ज़ाहिर है मेरे कप्तान को तेल महंगा करना पड़ा, कोविड की वजह से लोग जो हैं वो भूखे थे, उनके लिए भी बड़े मामलात किए हैं। राशन कार्ड जो है वो एक नई किस्म के भी अब आ रहे हैं, वो तकरीबन 1.25 करोड़ लोगों के लिए। ये सारी अच्छी बातें, लेकिन जो सबसे बेहतरीन बात हुई है माशाअल्लाह ताला, अल्लाह ताला हमें नज़र बद से बचाए, वो ये कि कोविड में हमारे बच्चों ने सोशल मीडिया इस्तेमाल नहीं किया। अपने ट्यूशन सेंटर्स चाहे गए हों या ना गए हों, वो अपने अदारों में, कॉलेजेस में, स्कूल्स में गए हों या ना गए हों, रिज़ल्ट ये बताता है कि हमारे बच्चों ने बहुत संजीदगी के साथ अपनी तालीम का जो सफ़र था वो जारी किया, माँ बाप या उस्तादों के साथ या बग़ैर में या ऑनलाइन, जिस भी तरह से। लेकिन ये इंतहाई कामयाब मॉडल साबित हुआ है पाकिस्तान में। और इंशाअल्लाह ताला मैं तो इस बात की भी उम्मीद करता हूँ कि बाकी ममालिक जहाँ पे इतने काबिल तालिब इल्म नहीं हैं, उनको पाकिस्तान का मॉडल जो है वो अपने लिए रोल मॉडल बनाना चाहिए कि वो बच्चे जो कि कई कई साल एक इम्तहान देते हैं और कामयाब नहीं होते, वो हमारे इन बच्चों को केस स्टडी के तौर पे देखें। और इसी निज़ाम को जो कि मेरे कप्तान ने तो शायद ना बनाया हो, लेकिन किसी फेडरल मिनिस्टर ने, किसी कैबिनेट के किसी मेंबर ने या चीफ मिनिस्टर ने या किसी ने भी ये इंतहाई खूबसूरत निज़ाम तालीम बनाया, जिसमें से हमारे बच्चे जो हैं वो 100/100 नंबर लेने में कामयाब हो गए। माशाअल्लाह ताला। मेरे ख्याल में 12 रबीउल अव्वल के बाद अगर एक दिन इस पे भी पाकिस्तान में चरागा हो कि हमारी बच्चों की काबिलियत जो है वो दुनिया जहान में इंशाअल्लाह ताला आने वाले वक्त में लोगों को बताई जाएगी कि हमारे बच्चे सिर्फ एक मजमून में नहीं, सारे मजमूनों में 100/100 जो है वो नंबर लेने की सलाहियत रखते हैं। ये कमाल बात है, बड़ी आला बात है। इस मामले को आज हम करेंगे जनाब डिस्कस, और उन वजूहात को देखेंगे कि कौन सी ऐसी जड़ी बूटी थी जो कि हमने अपने बच्चों को खिलाई और हमारे जो नंबर हैं बच्चों के वो इतने आला नस्ल के आए। हो सकता है आप में से बहुत से लोग जिनके नंबर नहीं आए उनको इस बात से इख्तलाफ हो, और मेरी तरह के बहुत से लोग जो कि इस बात पे हमेशा रोएंगे कि हम उस ज़माने में क्यों नहीं थे जब बुज़दार साहब की हुकूमत थी, मैं उस ज़माने में नौजवान क्यों नहीं था जब मेरे कप्तान ने हुकूमत करनी थी, हम भी इस चीज़ से इस्तिफ़ादा उठाते। लेकिन बहरहाल बदकिस्मती के साथ ऐसा नहीं हो सका। इस मौजू पे इंतहाई मोहतरम प्रोफेसर डॉक्टर असगर ज़ैदी साहब, अस्सलाम वालेकुम सर। खैरियत से आप जनाब? जी बिल्कुल ठीक ठाक। आप मुस्कुरा रहे हैं डॉक्टर साहब, इसका मतलब कामयाबी पे आप खुश तो यकीनन है ना? माशाल्लाह। हमारे साथ जनाब बहुत ही इंतहाई ममनून है, माहिर तालीम है, अपना निज़ाम तालीम जो है, अपना निज़ाम तालीम जो है वो चलाते हैं, राना अदील साहब। जनाब अली खैरियत? अपना निज़ाम तालीम ठीक है ना कहना? अपना ही निज़ाम है ना? तो माशाल्लाह ताला बच्चे जो हैं वो आपके भी बड़े रौनक वाले हैं। हुजूर हमारे साथ इंतहाई मोहतरम काशिफ मिर्ज़ा साहब, अस्सलाम वालेकुम। हमेशा की तरह ना मुझे लगता है कि आप और मैं ना इस दुनिया में सवाए कुड़ने के और कोई काम करने नहीं आए। ये तो बड़े खुशी वाली बात है। आपने तो इंटरव्यू इतना ज़बरदस्त दिया है। चलो मुझे याद पड़ता है कि इमरान खान साहब की गवर्नमेंट में खान साहब फरमाते थे कि पाकिस्तान लोग आया करेंगे जॉब लेने। जॉब का तो नहीं मुझे पता, इंशाल्लाह मैट्रिक और एफएससी करने भी आएंगे इंशाल्लाह। मुझे यकीन है पूरी दुनिया से धड़ाधड़ बच्चे आएंगे। दिल में बुग़्ज़ रख के नहीं कहना। नहीं, मैं खुशी से कह रहा हूँ। तो हम ज़रे मुबादला भी कमाएंगे, वो बच्चे टॉप रैंक भी होंगे। क्या बुराई क्या इसमें? दानियाल उमर हमारे साथ हैं, हमारे रिपोर्टर हैं और एजुकेशन की बीट करते हैं। दानियल, थोड़ा सा ना इस खुशखबरी के ऊपर आप ब्रीफ कीजिएगा कि ये माशाल्लाह ताला ये तारीख में ना पहले कभी हुआ है, आइंदा हो सकता है हुआ हो या ना हुआ हो, लेकिन क्या किसी सूरत में ये पाकिस्तान जो है ये इस चीज़ का मुतहम्मिल था कि इतनी बड़ी कामयाबी जो है वो पाकिस्तान के बच्चे जो हैं वो हमारे सरों के ऊपर वो जैसे बिंदियाँ लगाते हैं, इस तरह एक ताज हमारे सरों पे आ गया कि हमारे बच्चों ने, हमारी बच्चियों ने 100/100 नंबर ले लिए। इसका थोड़ा सा पेश मंज़र और इसका थोड़ा सा पस मंज़र जो है वो बताइएगा दानियल। ओके दानियल हमारे साथ नहीं है। हुजूर अक़दस, आप मुझे बता सकते हैं इसमें कि सूरत हाल है क्या? देखिए जी, ये बड़ी ज़बरदस्त सूरत हाल है। मैं ये डिमांड करूँगा प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब से कि हमारे जो वज़रा तालीम है, बल्कि इनको अरस्तू का एक जिस तरह नोबल प्राइज़ होता है ना, एक अरस्तू का प्राइज़ जो बनाया जाना चाहिए, इनको देना चाहिए। एरिस्टोटल एग्जैक्टली, और उसकी बहुत ज़रूरत है। देखिए आप गौर करें, देना चाहिए। पेंडेमिक अगर ना होता
तो यकीन करें ये मेरा ख्याल है 1100 में से ये 2000 प्लस क्रॉस करते हैं। ये तो 2 साल ये घरों में बैठे रहे बच्चे। अगर इनको फिजिकल क्लासेस मिली होती तो इन्होंने कहा हमने टीवी प्रो जो है वो लॉन्च कर लिया है एजुकेशन का। मैंने इनसे पूछा, मैंने कहा पूरा पाकिस्तान आपका 100% एजुकेटेड हो गया। फर्क तो नजर आया ना, अब तो रिजल्ट इतने अच्छे आ गए हैं कि अब तो मैं जिंदगी में मैंने पहली मरतबा देखे, मेरे इंतहाई काबिल एहतराम उस्ताद यहाँ बैठे हैं गवर्नमेंट कॉलेज के। नहीं बेशक मैं तो सब उस्ताद की अजमत को सलाम भी करता हूँ, लेकिन देखिए अब सवाल ये पैदा हो गया कि इतने को हम अकोमोडेट कैसे करेंगे? 3.25 लाख को संभालेंगे कैसे? 3.25 लाख स्कूल ऊपर कॉलेज, आप ये देखें 3.25 लाख स्कूल के ऊपर लगभग 10,000 हमारे पास पूरे पाकिस्तान में कॉलेजेस हैं। तो कितने बच्चों को हम 1100 की लगभग जो अभी तक अंदाजा है 4,000 से ज्यादा बच्चे आ चुके हैं ना। ये आई कैसे? इसके पीछे क्या रास्ता? सुना है कि कौमों को बर्बाद करना हो तो उसका निज़ाम तालीम बर्बाद करें। 2 निज़ाम, ठीक है, निज़ाम अदल भी और निज़ाम तालीम भी। तो अभी अदल के हवाले से तो नहीं बात कर सकते, ठीक है। तालीम चूंकि ऐसी चीज़ है जिसका जोर चलता है उसकी बर्बादी में अपना हिस्सा नहीं, बहुत अच्छे नंबर है। मैं तो यही इसीलिए तो कह इनाम मिलना चाहिए और अवामी सतह पे इनाम मिलना चाहिए इन तमाम वज़राए तालीम को जिन्होंने बर्बादी में अपना भरपूर किरदार। बच्चों को नहीं मिलना चाहिए? देखिए हमारे बच्चों के लिए तो कसर ही नहीं कोई छोड़ी उन्होंने। अब आप मुझे आपके पास हमेशा आता था एक फर्स्ट पोजीशन आती थी ना, आज इस वक्त आपके पास 700 फर्स्ट पोजीशन है ओनली इन लाहौर बोर्ड। अगर आप बाकी पाकिस्तान की बात करें हजारों फर्स्ट लोग तो लगभग 4 से 5,000 के दरमियान हैं जो फर्स्ट हैं माशाल्लाह। तो ये तो मेरा है गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड है कि हमें तो इनको पूरी दुनिया की। आपको लगता है निज़ाम तालीम फिर हम ऑनलाइन ही कर दें? देखिए मेरा ख्याल है कि वो उनकी तरफ से कसर कोई नहीं रहेगी। 1 से 2% आपका जो एलीट तबका था जिसके पास ऑनलाइन फैसिलिटी थी, बाकी 98% के पास तो ऑनलाइन फैसिलिटी नहीं थी, वो फिर भी काबिल निकले। और आप ये देखें कि काबिलियत की इंतहा ये हो चुकी है कि हमारा 7 लाख टीचर ये फील्ड जो है प्राइवेट सेक्टर से वो छोड़ चुका हुआ है इनकी काबिलियत की वजह से। हमारा अभी तक 50% बच्चा रिकवर नहीं हुआ, वापस तलीमी इदारों को नहीं है। काशिफ भाई अगर बच्चा इतना काबिल है कि उसको उस्ताद नहीं चाहिए और 100% ले सकता है नंबर, तो आप यूजलेस हैं। मैं कह रहा हूँ ये पूरे तलीमी निज़ाम को लपेट देना चाहिए। इतना घर घर तो सारा निजाम पहुंचा दिया है। आप मुझे हैप्पी? मुझे नहीं, मैं तो बहुत खुश हूं। मैं तो इसलिए खुश हूं कि आखिरी ये कील था जो इन्होंने लगा दी है। दानियाल से बात कर लूं सर, उसका क्या ख्याल है? जरूर जी दानियाल, अस्सलाम वालेकुम जी। जी बिलाल साहब वालेकुम अस्सलाम। दानियाल थोड़ा सा पेश मंजर और पस मंजर बताओ, ये खुशखबरी जो है ये हम कैसे हजम करें? काशिफ भाई से तो बिल्कुल नहीं हो रही। बिलाल साहब ये खुशखबरी आई है कोरोना की वजह से, और कोरोना ने ज़ाहिर है जहाँ कई तालिब इल्मों को खुश किया है वहीं कई वालिदैन को भी बहुत ज़्यादा खुश किया है, लेकिन मुख्तलिफ हल्के जो है वो इससे यकीनन बहुत ज़्यादा खुश नज़र नहीं आ रहे। आने वाले वक्त में जो इसके जो रिपरकशंस होंगे, जो फ्यूचर देखा जा रहा है वो कोई इतना अच्छा देखा नहीं जा रहा। हुआ ऐसे है कि इंटरमीडिएट के अंदर और मैट्रिक के अंदर चूँकि कोविड की वजह से प्रमोशन पॉलिसी लाई गई, और वो प्रमोशन पॉलिसी ये थी कि सिर्फ उन मज़ामीन के इम्तहान लिए जाएंगे जो कि इख्तियारी मज़ामीन होते हैं, जिनमें मैथ्स शामिल है, केमिस्ट्री शामिल है, फ़िज़िक्स शामिल है, बायोलॉजी शामिल है, और इन इम्तहानात की बेस के ऊपर स्टूडेंट्स को आगे प्रमोट कर दिया जाएगा। इन्हीं के जो मार्क्स हैं वो दिए जाएंगे बाकी कंपलसरी एग्ज़ाम्स के लिए भी, जिनके अंदर इंग्लिश शामिल है, उर्दू शामिल है, पाक स्टडीज़, इस्लामियात, हिस्ट्री, इस तरह के जो एग्ज़ाम, इस तरह के जो सब्जेक्ट्स हैं उनको भी दिए जाएंगे। वही सारे जो के इनमें नंबर आ रहे हैं। साथ ही साथ जो प्रैक्टिकल एग्ज़ाम्स हैं वो भी नहीं लिए जाएंगे, और प्रैक्टिकल्स में भी मार्क्स जो हैं वो स्टूडेंट्स को वैसे ही दे दिए जाएंगे। चूँकि 1 साल इम्तहान नहीं लिए गए थे और स्टूडेंट्स को वैसे ही पास कर दिया गया था, तो इस साल जो फेडरल गवर्नमेंट है उसका ये ख्याल था कि इम्तहान लेना बहुत ज़रूरी है, और इस इम्तहान के लिए जो बोर्ड्स हैं, जो सूबे हैं, वो अपनी अपनी प्रमोशन पॉलिसी लेकर आएँ और अपने मुताबिक स्टूडेंट्स को अपने सूबों के अंदर जो है वो पास कर दें। आप जो कह रहे हैं मैं इससे ये समझा कि मैंने इंग्लिश का एग्ज़ाम नहीं दिया, मैंने इंग्लिश का पेपर नहीं दिया, लेकिन इंग्लिश में मेरे नंबर आ गए और वो नंबर उतने आए जितने मेरे केमिस्ट्री में आए या बायोलॉजी में आए, यही कह रहे हैं आप? बिल्कुल सर, बिल्कुल इसी तरह से हुआ है कि अगर किसी के नंबर केमिस्ट्री में फुल आए हैं, केमिस्ट्री में उसने बिल्कुल 100 में से 100 नंबर ले लिए हैं, तो इसका मतलब है कि उसके इंग्लिश में भी उसको पूरे नंबर दे दिए गए हैं। वो प्रैक्टिकल नहीं किया, प्रैक्टिकल अगर नहीं किया तो प्रैक्टिकल के तो नंबर होते हैं ना, तो प्रैक्टिकल किए बगैर नंबर केमिस्ट्री, फिजिक्स या बायोलॉजी में कैसे आ गए?
बिल्कुल बिलाल साहब, प्रैक्टिकल के नंबर भी होते हैं और प्रैक्टिकल के नंबर भी जो है वो नहीं लगाए गए क्योंकि प्रैक्टिकल हुए ही नहीं हैं। प्रैक्टिकल के मार्क्स वैसे एज अ ग्रेस मार्क्स के तौर पर सब स्टूडेंट्स को दे दिए गए हैं। चूँकि प्रैक्टिकल कंडक्ट नहीं हुए, बच्चे लैब्स में नहीं गए, यूजुअली प्रैक्टिकल्स के अंदर भी स्टूडेंट्स के नंबर कटते हैं। साथ ही साथ इसमें एक और बड़ी ये बात आ रही है कि जिन स्टूडेंट्स में ज़ाहिर है तमाम स्टूडेंट्स जो है वो साइंसेस के अंदर अच्छे नहीं हो सकते हैं, मैथ्स में या बायोलॉजी में सब स्टूडेंट्स अच्छे नहीं हो सकते हैं। कुछ स्टूडेंट्स दूसरे सब्जेक्ट्स में भी बेहतर होते हैं, यानी कि इंग्लिश में भी अच्छे होते हैं, वो इस्लामियात में अच्छे होते हैं, पाक स्टडीज़ में अच्छे होते हैं। तो उन स्टूडेंट्स की क्या गलती थी कि उनको जज किया गया है इन सब्जेक्ट्स की बेस पे जो कि इख्तियारी मज़ामीन है, और इख्तियारी मज़ामीन की बेस के ऊपर ही उनको जो है वो तमाम नंबर दे दिए गए हैं। अब मैट्रिक के अंदर तकरीबन 700 से ज़ायद बच्चे हैं जिनके ऐसे नंबर आए हैं। का जो इतना अच्छा फैसला आया जिससे कि इतने बच्चे जो हैं वो कामयाब हुए हैं, ये फैसला किसने किया था? निज़ाम तालीम का फैसला मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन ने किया था, किसी फेडरल बोर्ड के कहीं से कोई बात आई है, या ये हमारे चीफ मिनिस्टर बुज़दार साहब का फैसला है? बिलाल साहब, ये फ़ैसला तो इख्तियार दिया था NCOC ने, जो एजुकेशन का इजलास होता था उसके अंदर शफ़कत महमूद साहब ने कहा कि ये तमाम तर फ़ैसले जो हैं ये करेंगे सूबे, और फिर सूबों ने ये फ़ैसला किया जिसमें हमारे मिनिस्टर फॉर स्कूल एजुकेशन मुराद राज शामिल हैं और फिर मिनिस्टर ऑफ हायर एजुकेशन राजा यासिर हमायूं शामिल हैं। वो तमाम जो हमारे डिविजनल बोर्ड्स हैं उनके साथ बैठे, जिनके अंदर लाहौर, फैसलाबाद, मुल्तान समेत जो हमारे डिवीज़न के बोर्ड्स हैं उनके साथ बैठ के उन्होंने प्रमोशन पॉलिसी डिसाइड की, और वो प्रमोशन पॉलिसी फिर जाकर पेश कर दी गवर्नमेंट को, जिसकी अप्रूवल चीफ मिनिस्टर पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने दी। दानियाल मेरे साथ रहना, ये आपने जो बात की ना, मैं बड़े अदब के साथ पूछ रहा हूँ, आप मुझे ना देखें मुस्कुरा के। बच्चे जो हैं वो मेरिट पे पास या फेल होने चाहिए या पॉलिसी पे पास या फेल होने चाहिए? देखिए ऑब्वियसली जो है वो मेरिट पे ही बनता है, पॉलिसी पे तो किसी सूरत नहीं हो सकता। तो वो पॉलिसी पे पास हो गए। बट देखिए बात पता क्या है, इसमें दो बातें हैं। एक तो मैं ये समझता हूँ कि कोविड ने हमारा भांडा जो है ना वो फोड़ दिया है। ये हमने कोई पहली दफ़ा इतने नंबर नहीं कैसे फोड़ दिया कि हम काबिल थे और हमें पता नहीं? नहीं, हम काबिल बिल्कुल नहीं थे। हमारा जो निज़ाम तालीम था, हमारा जो टेस्टिंग सिस्टम था, उसके जो फ्लॉज थे, वो फ्लॉज इस कोविड में बुरी तरह खुल के सामने आ गए। मतलब हैरान कुन बात यह है कि जब कोविड नहीं था तो लाहौर बोर्ड में या मुख्तलिफ बोर्ड्स में जो बच्चे टॉप करते थे वो 1092 से लेकर 1096 तक नंबर लेते थे। और वो 1092 और 1096 नंबर वो मुख्तलिफ 16 एग्ज़ाम्स देते थे, 9th के 10th के, और फिर इसी तरह वो बच्चे इंटरमीडिएट के अंदर पार्ट 1 के पार्ट 2 के एग्जाम्स देते थे। जो जिसने 16 देने थी उसने इस दफ़ा कितने दिए? वो तो उसने टोटल 4 दिए ना, उससे तो टोटल 4 दिए। अदील भाई मजाक ना करें। नहीं मजाक कह रही है, तो मजाक 16 में से 4 दिए, 16 में सिर्फ 4 दिए हैं, सिर्फ 4। संगीन मजाक है, सिर्फ 4 एग्जाम, 4 उसमें से उसने केमिस्ट्री का, मैथ का, बायोलॉजी का और उसके साथ साथ फिजिक्स का, ये टोटल 4 एग्जाम्स दिए उसने। और फिर उन 4 एग्जाम्स की बुनियाद पर इन्होंने टोटल उसको जो मार्क्स थे वो अलॉट किए। तो इशू इन्होंने ये जिन्होंने पॉलिसीज बनाई, नहीं हमने कहाँ किए जी, हमने किए होते तो हम कम अज़ कम अच्छा, जुल्म की बात यह है कि ये खुद ही कमरों में बैठ के अपनी पॉलिसीज डिसाइड कर लेते हैं, जबकि ये उन लोगों के साथ नहीं बैठते जो लोग साल साल से आप क्यों इस पे कह रहे हैं कि वो ये करते हैं? आपको तो खुशी से इस वक्त धमाल डालनी चाहिए कि आपके तो अदारे जो हैं वो भरपूर तरीके से कामयाब होंगे। नहीं मैं नहीं और आपके रिजल्ट ना आएंगे, आपके यहाँ बच्चों की भरमार होगी, काबिल तरीन बच्चे होंगे। बिल्कुल नहीं, मैं नहीं समझता। जब 1092 और 1096 नंबर आ रहे थे तब भी हम यही शो डाल रहे थे कि ये कौन सा सिस्टम है जिस सिस्टम के तहत आप लिटरेचर के अंदर, आप इस्लामियात के अंदर, आप पाक स्टडीज के अंदर इतने नंबर कैसे दे सकते हैं? क्यों नहीं दे सकते? कि एक बच्चे के सिर्फ 5 नंबर काटें। बच्चा काबिल है? नहीं, बच्चा काबिल नहीं है, हमारे सिस्टम के अंदर फ्लॉज मौजूद हैं। बच्चे की काबिलियत आप सिर्फ और सिर्फ अगर उसकी मेमोरी की बेस पे लेंगे और सिर्फ एक एग्ज़ाम की बुनियाद पे उसको आप जो है वो एवेल्युएट करेंगे तो फिर इसी किस्म के रिजल्ट्स आएंगे। मैं जैदी साहब आपकी राय पहले इस पे ले लूँ, लेकिन एक तजर्बा आपसे शेयर कर लूँ। मैंने एक दफ़ा अपनी क्लास को, कॉलेज को, जिसमें कि FSC और FA के बाद वो आते हैं, उन्हें कहा कि तुमने ना अंग्रेज़ी आती लिखनी, नहीं आती थी, तुम्हें उर्दू आती है, उन्होंने कहा नहीं आती। मैंने कहा तुम अपनी मादरी ज़ुबान में लिखो। मैं आपको हल्फन कह रहा हूँ कि वो अपनी मादरी ज़ुबान भी नहीं लिख सकते थे। जब अंग्रेज़ी नहीं आती, उर्दू नहीं आती, मादरी ज़ुबान नहीं
नहीं आती और आपको उसमें 100% नंबर मिल जाएं, तो गवर्नमेंट कॉलेज तो फिर चंद साल की मार है। देखिए जी, जो बेसिक प्रिंसिपल हमारा ये होना चाहिए कि लेट्स नॉट ब्लेम द विक्टिम्स जी। इसमें विक्टिम कौन है? मेरे ख्याल में इसमें विक्टिम स्टूडेंट्स हैं। स्टूडेंट्स को एक प्लेइंग फील्ड दिया गया, उन्हें बताया गया कि आपके 4 सब्जेक्ट में एग्ज़ाम होंगे, सिर्फ 40% उसमें करिकुलम कवर होगा। कितना? सिर्फ 40%। 16 में से 4 और 4 में भी 40% सिलेबस होगा। ये चीज़ उन्हें बता दी गई कि स्मार्ट सिलेबस होगा। इसको स्मार्ट सिलेबस कहते हैं। उन्होंने उसमें इंतहाई मेहनत करके, जो बच्चे 1100 से 1100 लेकर आ रहे हैं, ये निकम्मे बच्चे नहीं हैं। इन्होंने बहुत, जो इन्हें बताया गया कि इससे आपका एग्जाम होगा, इन्होंने बहुत सी मेहनत करके। पेपर पहले आउट हो गया ना, नहीं गेस्ट पेपर पढ़ते थे ना, वो उर्दू बाजार से लेकर आते थे, पेपर आसान हो गया, तो हुकूमत ने गेस्ट पेपर बना दिया। जैसे आपने फरमाया कि सिस्टम में खराबी है, हमारे स्टूडेंट्स का इसमें कोई कसूर नहीं है। हमने उन्हें जो सिस्टम दिया उसमें उन्होंने बेहतरीन मतलब मैंने सिस्टम सब ये दिया कि 16 में से 4 में से जो आपका किताब के 100 सफ़े हैं उनमें से सिर्फ 40 सफ़ों से होगा और यहाँ से पेपर आएगा, 40% में से पेपर आएगा। अब एक स्टूडेंट को जब आप यही सबक दे रहे हैं और फिर उसका एक जो एग्जामिनेशन भी, जैसे कहा गया, मेमोरी बेस्ड सिस्टम है हमारा, कि जिसकी अच्छी मेमोरी है वो रिप्रोड्यूस करता है तो वो कामयाब होता है। ये इस साल की बात नहीं है, ये हमेशा से चला आ रहा है, ठीक है ना। इसीलिए जब आप मैट्रिक और ओ लेवल के इसको कंपेयर करते हैं, और गवर्नमेंट कॉलेज में हमें ये नज़र आता है फ़र्क साफ कि ओ लेवल में एक सवाल होता है मेमोरी का, उसके बाद एक होता है एनालिटिकल थिंकिंग का, और एक सिनारियो बेस्ड जो है आपने एनालाइज करना होता है, फर्दर उसमें जवाब देना। यानी आपके सिस्टम में, एग्जामिनेशन सिस्टम में 3 चीज़ों का टेस्ट किया जा रहा है, जबकि आपके मैट्रिकुलेशन में सिर्फ एक चीज़ का टेस्ट किया जा रहा है। मैं वक्फे पे जाऊंगा, जैसे वापस आके आपसे जो बात पूछूंगा नहीं है कि अगर ये निज़ाम जो है 40% वाला सिलेबस का और 16 में से 4 पेपर लेने का, अगर ये इतनी कामयाबी दे रहा है, निज़ाम अच्छा है या बुरा है ये छोड़ दीजिए, तो आपने अपने इंटरनल टेस्ट क्यों रख लिए कि गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में अगर आना है आपने तो आप 50% वो नंबर लेंगे, 50% लेंगे। इसका मतलब आप खुश नहीं हैं उन कामयाबियों से जो कि बच्चों ने अपने सरों पे ताज लिए हैं। मैं वक्फा लूंगा, वापस आऊंगा, वक्फे से वापस आके आपसे बात करूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर साहब, मुझे जो अभी तक बात समझ में आई वो ये है कि अगर 16 सब्जेक्ट थे मेरे जो मैंने देने थे, तो मैंने उसमें से सिर्फ 4 दिए हैं। 4 में से भी मैंने जो सिलेबस लिया है वो सिर्फ 40% दिया, 60% का मुझे इल्म ही नहीं है, चाहे वो जितना मर्जी इंपॉर्टेंट हो। और उसके बाद मैंने उस 40% में से अगर 90 नंबर ले लिए, तो वही 90 नंबर मेरे बाकी सारे सब्जेक्ट्स के ऊपर भी लगा दिए गए, चाहे मैंने वो पढ़े हैं या नहीं पढ़े हैं, अच्छा हूँ या नहीं अच्छा हूँ। तो ये निज़ाम अगर पाकिस्तान में आ गया तो इसके फ़वाइद क्या होंगे, ये दूसरा सवाल है। पहला सवाल ये है कि अगर आप इसके हक़ में नहीं हैं या हैं, तो आपने अपने निज़ाम को एक अलग क्यों रंग दे दिया कि हम टेस्ट लेंगे? देखिए जी, हमारे ख़्याल में इसमें स्टूडेंट्स का कोई कसूर नहीं है। इसमें जो मार्किंग सिस्टम आपने बनाया उसमें आप एक इल्यूजन क्रिएट कर रहे हैं तलबा के जहन में और उनके वालिदैन के जहन में, और हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को शायद ये हो रहा है कि इस दफ़ा को बहुत अच्छी लौट आ गई है। तो वो ऐसा असल में नहीं है। जैसे आपने कहा कि 4 सब्जेक्ट पढ़ाया गया, उसमें भी एक स्मार्ट सिलेबस पढ़ाया गया, 40% सिर्फ उसमें। तो हम ये चाहते हैं कि हम बच्चों पे 2 फ़िल्टर और लगाएं। एक फ़िल्टर हम ये लगाएं कि हम उनसे वो जो सब्जेक्ट्स 4 सब्जेक्ट्स उन्होंने नहीं पढ़े उसका एक बुनियादी टेस्ट लें कि भाई हमें पता चल जाए कि ये बच्चे इंग्लिश कम्युनिकेशन में भी थोड़े बहुत अच्छे हैं, उर्दू भी समझते हैं, इस्लामियात भी समझते हैं, पाकिस्तान स्टडीज़ भी समझते हैं। उसके बाद हम उनका इंटरव्यू लेने बैठे। दोनों के नंबर होंगे और दोनों के नंबर होंगे, लेकिन ज़्यादा नंबर 40 नंबर जो हैं वो टेस्ट के हैं, 10 नंबर इंटरव्यू के हैं। 50 इंटरव्यू में सब्जेक्टिविटी ज़्यादा होती है, इसलिए उसके कम नंबर रखे गए और कोशिश की जाएगी कि उनको भी सब्जेक्टिविटी की भी एक ऑब्जेक्टिव मेजर्स बनाए। अब इस 50 में से अगर उसने
50 में से 40 नंबर ले लिए तो उसके नंबर पिछले 50 नंबरों से जो वो लेकर आ रहा है उसमें शामिल कर दिए जी जी बिल्कुल, तो उसके 90 नंबर हो जाएंगे। कंपोजिट यानी मुरक्कब किस्म का मेरिट बनेगा जो सिर्फ मार्क्स को नहीं देखेगा बल्कि एक एंट्रेंस टेस्ट, जिस तरह इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में या मेडिकल कॉलेजेस में होता है और सदियों से होता है। और हमारा गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर के फोरम से ये एक्सपीरियंस है कि जब भी हमने अपनी इंडक्शन, स्टूडेंट इंडक्शन टेस्ट, एंट्रेंस टेस्ट और इंटरव्यू की बेस पे की है तो हमें स्टूडेंट्स की क्वालिटी ज़्यादा अच्छी मिली है। और किसी भी निज़ाम तालीम में 3 बड़े स्टेप होते हैं कि आप इंडक्शन अच्छी करें, टीचिंग अच्छी करें और उनका एग्ज़ाम लें। ठीक, इंडक्शन अगर आपने इंटरव्यू और टेस्ट की बिना पे करनी शुरू कर दी तो उसके बाद आपका लॉट अच्छा होगा, पहली स्क्रूटनी होगी। आप गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर ने कभी पहले किया है एफएससी के या तालिब इल्मों के साथ? ये पहली दफ़ा हो रहा है, लेकिन एक मुद्दत से हम इस सोच विचार में मसरूफ़ थे कि इतने सारे मार्क्स जो बच्चे मैट्रिक में लेकर आ जाते हैं क्या वो उनकी सही काबिलियत को रिफ्लेक्ट कर रहे होते हैं या हम किसी और किस्म की काबिलियत चाह रहे हैं जो गवर्नमेंट कॉलेज में आकर पढ़ सके। तो डॉक्टर साहब ये डाउट आपको पहले से था या इसके बाद हुआ है? हमारा जो निज़ाम है इस वक्त टिपिकली मैट्रिकुलेशन का, उसमें हम टेस्ट लेते हैं, बच्चों को समझाया जाता है, जिस तरह के एग्जामिनेशन लेते हैं वो सारे मेमोरी बेस्ड होते हैं और बच्चों को पहले से जिस तरह पढ़ाया जाता है और जिस तरह अंडरस्टैंडिंग दी जाती है उसमें वो मेमोरी ही को रिप्रोड्यूस करने ही की तैयारी करते हैं। ठीक है, जबकि आप मैट्रिकुलेशन से आप ज़रा मूव कर जाएं ओ लेवल्स की तरफ, उसमें पहला सवाल तो वही मेमोरी बेस्ड ही होता है, यानी 1/3 उसको वेट होता है। उसके बाद एक एनालिटिकल तज्जिया करें जो कि उस वक्त बच्चे की जो काबिलियत है उसके मुताबिक करेगा, जो उसमें वसी काबिलियत है उस पे हो। और तीसरा और क्रिटिकल थिंकिंग पे आता है, यानी आपने पहले से इम्तिहान लेने से पहले टीचर्स की मदद से स्टूडेंट्स के जहन में डाला हुआ है कि सिर्फ मेमोरी से आपकी बचत नहीं होनी बल्कि आपने क्रिटिकल थिंकिंग भी करनी है, एनालिटिकल काम भी करना है। काशिफ, आप हैं प्राइवेट स्कूल्स के रिप्रेजेंटेटिव, प्राइवेट स्कूल्स के सारे तालिब इल्म आगे चले गए, आपको इसमें प्रॉब्लम क्या नज़र आता है? देखिए जी, जो नस्लों की सोच रहे होते हैं ना उनको नंबरों की सोच नहीं आती, मुझे नहीं समझ आती। हम नंबरों के ऊपर हम कैसे ये समझ लेते हैं कि ये बच्चा काबिल है और यह इस बच्चे के अंदर कौन सी कैपेबिलिटी है, कौन सी स्किल है, हमें नंबरों से कैसे जज हो गया। और फिर जिस तरह यहाँ पे क्रीम की बात करती है, रट्टा लगाने की बात करते हैं, जिसकी याददाश्त तेज़ है, जिसने उस दिन अच्छा परफॉर्म कर दिया रट्टा लगाने में, इसका मतलब वो काबिल है। अगर काबिलियत का म्यार ये है तो मुझे आप ये बताएं, ये जो तो यूके का प्राइम मिनिस्टर था इंग्लैंड का, चर्चिल, उसका एक लेसन हम फर्स्ट ईयर में पढ़ा करते थे, फर्स्ट ईयर एट हैरो, जिसमें वो अपनी स्टोरी ये बताता है कि वो बैक बेंचर था और लास्ट नंबर पे आया था, तो वो प्राइम मिनिस्टर कैसे बन गया। तो क्या ये नंबर जो होते हैं वो उसको उठा के आपको आपकी जहानत को, आपकी काबिलियत। और फिर मुझे ये बताएं, ये प्रोफेसर साहब ने बड़ी अच्छी बात की, गवर्नमेंट कॉलेज ने काबिलियत का जांचने का एक सिस्टम दिया। मुझे उन बच्चों का बताएं जो पास हो गए, जो अब खुदकुशियां करने पे मजबूर हो गए। क्यों? क्योंकि नंबर कम आए, क्योंकि वो अब उस दौर में नहीं है। वो काबिल तो हैं लेकिन वो अब उस नंबर गेम में कहीं दाखला जहां वो चाहते हैं, ख्वाहिश रखते हैं अच्छे इदारे में, अब उसका ख्वाब बन गया। मैं एक और बात दिल भाई से ले लूँ। दिल भाई, अभी एक कुछ अरसा पहले ये खबर चली थी, मुझे नहीं पता इसकी तस्दीक या आप इसको रद्द कर सकते हैं, कि 1100 में से बहुत से बच्चों के 1150 नंबर भी आए थे। फिर आप लोगों को थोड़ी सी बेइज्जती महसूस हुई, आपने कहा नहीं रिवाइज करो। तो 1150 में से अगर 1125 आ रहे हैं तो प्रॉब्लम क्या आपको? देखें, बात यह है कि ये तो पहले बड़ा ही शदीद किस्म का मजाक हुआ कि जब इन्होंने उसको एक फार्मूला लगाया 5% इंक्रीज का, तो जो इसके ऊपर यानी कि 16 में से 4 में से 40%, इसमें भी 5% दिया, मिल जाने चाहिए। तो जब इन्होंने उसको एक जनरल फार्मूला लगाया अपने पूरे रिजल्ट के ऊपर, तो ऑब्वियसली जिनके ऑलरेडी 1100 आए हुए थे तो वो 1100 से भी ऊपर निकल गए। फिर इनको एहसास हुआ तो फिर उन्होंने खींच के वो वापस किए कि नहीं, ये तो बहुत इंसल्टिंग हो जाएगा। जाके सिर्फ अपनी अटेंडेंस लगाई और उसको तकरीबन 38% मार्क्स मिल गए। ये सच है? बिल्कुल ठीक है, ये बिल्कुल सच है। जो बच्चा सिर्फ अपीयर हुआ है, पाकिस्तान की तारीख का बेहतरीन रिजल्ट आया है 98.96%। ये पाकिस्तान की तारीख का, पंजाब की तारीख का इससे बेहतरीन रिजल्ट ना आया है और ना ही हमारी ज़िंदगी में, ना ही आने वालों की ज़िंदगी में इतना हाईएस्ट रिजल्ट पास परसेंटेज का आएगा। अगर 9 बजे बच्चा गया है एग्ज़ाम देने, और उसने अपनी अटेंडेंस लगाई है पी और 9:02 पे वो वापस आ गया और उसको 40 और वो पास है, वो पास है। इसमें कोई
दूसरी राय नहीं, जो अपीयर नहीं हुए वो फेल हो गए। हाँ। जो क्या ये अलमिया नहीं, जुल्म नहीं? अब भी हमारी औलादें बर्बाद नहीं होंगी? मुझे आप बताएं, 2-2 साल घरों के अंदर बैठने के बाद ये रिजल्ट आए हैं। हाँ। और अगर ये 2 साल क्लासरूम के अंदर होते फिर सोच लें क्या। अच्छा, ये बच्चा जब आगे जाएगा, मिसाल के तौर पे वो गवर्नमेंट कॉलेज जाता है, जैदी साहब कहते हैं कि जनाब ये ऐसे लिख दो अंग्रेजी का, तो उसको अंग्रेजी आती नहीं है, नंबर उसके 1100 के 1100 हैं, तो फिर वो क्या कहेगा? वो पता है क्या कहेगा? वो कहेगा जनाब जैदी साहब ने जो निज़ाम रखा है वो मेरे खिलाफ रखा है। वो आप लोग, मैं माफ़ी के साथ कह रहा हूँ, आप इस उम्र के बच्चों को जो 16, 17, 18 साल के, आप उनको 2023 में वोटर तो बना सकते हैं, काबिल नहीं बना सकते। ठीक बात है। तो वो तो आप एक जट्ठा कट्ठा कर रहे हैं जो कि अपने ही निजाम और उस्तादों के खिलाफ खड़ा होगा। मेरा इसमें एक पॉइंट ऑफ व्यू है। बात यह है कि हम एक बात भूल रहे हैं, हम आज के दिन में तो शायद इस पर बहुत सारे प्रोग्राम्स करेंगे, बट लेटर ऑन हम इस बात को भूल जाएंगे क्योंकि जब भी नंबर 1092, 96, 98 आते रहे हैं, हम हर प्लेटफॉर्म बात का शोर डालते रहे हैं, कैसे आ रहे हैं, ये कैसे आ रहे हैं। तो मेरा फिर वही नहीं, देखें हमारे वही बात फिर वही आ जाती है। आपको पता है कैसे? हमें पता है ना कि सिस्टम का कोलैप्स है, हमारे सिस्टम का कोलैप्स है। सिस्टम में क्या कोलैप्स है? सिस्टम के अंदर जो हमारा टेस्टिंग सिस्टम है उसके अंदर बहुत इंप्रूवमेंट की गुंजाइश है। पेपर बैठ के अगर हॉल में दिया जाए और टेस्ट जो है लैब में दिया जाए तो आपके 99% मार्क्स आते हैं? नहीं, आज तो आते हैं ना बच्चों के, इस सिस्टम के तहत तो आते हैं। आपको भी पता है, और मैं इस बात का तजर्बा रखता हूं कि वो पेपर जो है वो सेंटर के अंदर नहीं हो रहा होता, वो प्रोफेसर साहब के घर पे हो रहा होता है या बाहर गाड़ी में हो रहा होता है। उसमें 98% नंबर आ सकते हैं, लेकिन फिर बहुत आप सारे पेपर बच्चों को के नहीं आ फॉलो सकते करते हैं बोर्ड तक। आप एग्जामिनर तक पहुंचते हैं। अच्छा, अब काफी वैसे इंप्रूवमेंट आई है, बने होते हैं, पहले पेपर आ चुके होते हैं, पेपर आउट होने आप रोक नहीं सकते। लेकिन देखिए, आप सब बच्चों को इसी तराजू में नहीं तोल सकते। कुछ बच्चे ऐसे लेते हैं, कुछ पढ़ के लेते हैं। ये हक़-तलफ़ी है ना। फिर जिसने इस तरह लिए तो उसने तो पूरे सिस्टम को उसने आईना दिखा दिया। मैं वक्फा लेके वापस आता हूँ, मैं आपसे अर्ज करता हूँ, मैं वक्फा ले रहा हूँ। मैं एक मेडिकल कॉलेज में सिंध के अंदर गया डॉक्टर साहब, और उस मेडिकल कॉलेज में एक 3rd ईयर की एक बच्ची ने कहा कि मुझे वेकेशन है तो मुझे ऑब्जर्वरशिप किसी हॉस्पिटल में दिलवा लें। मैंने कहा आप मुझे एप्लीकेशन लिख दें, मैं आपको सर्विसेज हॉस्पिटल में ऑब्जर्वरशिप दिलवा दूंगा। उस बच्ची ने मुझे नहीं लिख कर दिया कि मैं ये एप्लीकेशन है, उसने मुझे सिर्फ टूटे हाथों से जिस तरह से अपना टेलीफोन नंबर लिख कर दिया, मैं हल्फन कह रहा हूं कि मैं सोचता था कि अगर वो 3rd ईयर तक पहुंच गई है चांद का मेडिकल कॉलेज में, तो जूतियां तालिब इल्म को नहीं, उन उस्तादों को क्यों किसी को पूछने वाला नहीं था कि जो तालिब इल्म अपना टेलीफोन नंबर नहीं लिख सकता, एप्लीकेशन तो छोड़ दें, वो डॉक्टर भी बनेगा। और फिर आप जाएंगे इस्लामाबाद धरना देके कि जनाब मैंने टेस्ट नहीं देना, मैं इम्तिहान पास कर गया हूं। शर्म का लफ्ज नहीं इस्तेमाल करता। वक्फा लीजिए। कोविड ने बहुत सी चीज़ें एक्सपोज की हैं। इसमें एक तो निज़ाम तालीम को एक्सपोज किया है, और मैं इस बात में नहीं चाहता कि ऑनलाइन पे टीचरों के जो मैंने हशर और हाल देखे हैं बच्चों के साथ, वो बयान के काबिल नहीं है। हुजूर अक़दस, एक तो आपने लिए सिर्फ 16 में से 4 में से आपने 40% लिया, उसके बाद आपने एक एक्स्ट्रा परसेंटेज भी उनको लगा दी। ये इसकी क्या वजह थी? आप क्यों मशवरा दिया आपने ये? देखिए जी, जिस काम पे एक खर्चा नहीं ना आना होता, और उसमें सब ने आपके नारे मारने हैं, तो ये वो नस्ल है ना, इन्हें नारे मारने वाली नस्लें चाहिए थी। इनमें कोई इनको साइंसदान नहीं चाहिए था, इनमें से कोई इनको कोई फिलोसोफर नहीं चाहिए, इनको पाकिस्तान भी नहीं चाहिए, कोई डॉक्टर इनोवेटर किसी किस्म की कोई चीज़ नहीं चाहिए, इनको नारे मारने वाली कौम चाहिए। और नारे मारने वालों के लिए पहले इन्होंने जब से आए हैं पहला साल, ये बात है, ये नारे मारने वाले तो होंगे। देखें जी, तो अब तो मारेंगे नारे, अब तो मारेंगे नारे। अगर ये नस्ल नहीं नारे मारेगी तो फिर कौन मारेगा? हुजूर अक़दस, एक ज़माने में हमने देखा कोविड के अंदर के बच्चे जो थे वो यूनिवर्सिटियों के बाहर जो है वो दरवाजे तोड़ते थे, वो कहते थे कि हमने इम्तहान नहीं देना, वो ये शो डालते थे। अब अगला जो आपकी यूनिवर्सिटियों के दरवाजे तोड़े जाएंगे वो होगा कि जनाब नंबर कम क्यों आए हैं। तो आपने कोई फॉर्मूला तो फिर बनाया होगा। देखिए, इसमें पहली बात यह है कि जो दरवाजे वो तोड़ते थे ना, असल में हमने अपने एग्ज़ाम को एक ऐसी ज़बरदस्त और शानदार किस्म की तलवार लटका दी अपने बच्चों के ऊपर कि आप पूरा 1 साल पढ़ते हैं एक सब्जेक्ट और सिर्फ 3 घंटे में आप उस बच्चे को एवेल्यूएट करते हैं। तो ऑब्वियसली खुदकशियाँ भी होंगी, दरवाजे भी टूटेंगे। कोई बच्चा हमारे मुल्क के अंदर बाखुशी एग्ज़ाम देने को तैयार नहीं होता,
क्योंकि उसको पागलों की तरह वो रटलाइजेशन, क्रैमिंग और उसके बाद जाकर उसको एग्ज़ाम देना पड़ता है, नंबर 1। नंबर 2, जितने मार्क्स दे दिए हैं, इतने मार्क्स के बावजूद सिर्फ लाहौर बोर्ड की अगर मैं बात करता हूँ, मोर देन 700 बच्चों ने 1100 में से 1100 नंबर लिए हैं। ये बच्चे किन कॉलेजेस में जाएंगे? ये बच्चे किसी गवर्नमेंट सेक्टर की, भले वो GCU लाहौर हो, वो भले FC हो, उनके पास सीटें नहीं, इनके पास इतनी सीटें ही नहीं है। और इवन कारोबार खुलेगा बिलाल भाई और प्राइवेट स्कूल आएंगे, बिलाल भाई मैं अर्ज करता हूँ, काम के साथ साथ ये मुल्क जो है इसका हम देनदार हैं। इस मुल्क के अंदर हमारे बच्चों ने कल को आगे पढ़ के आना है, और अगर हम आज इसकी तब्दीली की, सो कॉल तब्दीली की नहीं, इसकी तब्दीली की अगर हम आज बात नहीं करेंगे, इम्प्रूव नहीं करेंगे, तो हमारी आने वाली नस्लें बेकार हो जाएंगी। कारोबार बढ़ेगा लेकिन नस्ल तबाह हो जाएगी। देखिए बढ़ेगा, कितनी देर बढ़ जाएगा, कितनी देर आप उससे सर्वाइव कर जाएंगे? मतलब मैक्सिमम एक आपका चलेगा ना, और फिर से ऑनवर्ड आप कहाँ स्टैंड करेंगे? देखें अभी बड़ा अच्छा इन्होंने किया, गवर्नमेंट कॉलेज ने इसमें टेस्ट कर दिया, बट द क्वेश्चन इज, जिस बच्चे ने 1100 मार्क्स लिए हैं वो टेस्ट में फेल होता है तो क्वालीफाई नहीं करता। वो कहेगा जैदी साहब ने चक्कर दिया मुझे, तो मैं तो कह, मेरा सवाल ये है, तो फिर वो बच्चा क्या करेगा? क्या वो फिर जाके खुदकुशी करेगा? फिर इसका मतलब है कि 1100 के बाद वो कहेगा यार उस्ताद ठीक नहीं है। देखिए ना जी, ये तो फिर इसका जिम्मेदार, तो आप कितना डाल रहे हैं ना खुद, आपको चाहिए फिर वो उस मिनिस्टर को, फेडरल मिनिस्टर है या सूबाई मिनिस्टर है, उसको फिक्स पहले करे, जिसने ये सब कुछ क्रिएट किया। उस वक्त हम तो जुबान नहीं खोलते। प्राइम मिनिस्टर साहब से मैं दरखास्त करता हूं, पकड़े ना जरा इसको, जो इसके जिम्मेदार, ये पूरे पाकिस्तान में लहर आई, सिंध में आई, पंजाब में आई। एक आखिरी सवाल करना चाहता हूं, मेरा इसमें सर पॉइंट ऑफ व्यू ये है, मैं चंद दिन पहले एक दोस्त से बात कर रहा था, मैंने कहा ये मार्क्स की इन्फ्लेशन हो गई है। जब मार्क्स की इन्फ्लेशन हुई है तो मतलब ये है जमा बाजार लग गया, जमा बाजार लग गया। पहले जो चीज 1 लाख की थी अब वो 2 लाख की हो गई है। वेरी गुड। तो जब 2 लाख की होगी तो फिर कम लोग ही खरीद पाएंगे ना। वेरी गुड। तो मार्क्स में अभी पिछले दिनों इस्लामाबाद के अंदर धरना दिया और लाहौर के अंदर धरना दिया, और वो सारे धरना देने वाले जो थे वो प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस के तालिब इल्म थे। उन्होंने कहा कि हम आइंदा इम्तहान नहीं देंगे जबकि दुनिया जहान के अंदर स्टेप 1 हो एग्जाम है, स्टेप 2 हो एग्जाम है, स्टेप 2 के बाद फिर एग्जाम है, फिर स्टेप 3 है, फिर फेलोशिप है, इम्तहान देने हैं। क्या हम आइंदा आने वाले तालिब इल्मों को इस निज़ाम के तहत अच्छा डॉक्टर गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से निकलता देखेंगे? जी बिल्कुल जी, आपने सही निशानदही की, और अब हम सॉल्यूशंस की तरफ आ रहे हैं। हमने प्रॉब्लम आइडेंटिफाई कर लिया है, अब हम सॉल्यूशंस की तरफ आ रहे हैं। और अगर हमने सॉल्यूशन सही मायनों में देखना है तो उसके जो बुनियादी मरकज़ है वो ये है कि आप अपने टीचर्स की क्वालिटी को बेहतर करें। जो असातिज़ा मैट्रिक में बच्चों को पढ़ा रहे हैं उनकी क्वालिटी ऐसी होनी चाहिए कि वो सिर्फ मेमोराइजेशन की तरफ ना बच्चे को लगाएं, बल्कि एनालिटिकल स्किल भी पैदा करें, जो कि अभी तक नहीं नजर आया, जो अभी तक उनमें वो सलाहियत मौजूद नहीं है। आप इन्वेस्टमेंट करें फैकल्टी में। ठीक। अब आपके असातिज़ा अच्छी क्वालिटी के हो गए, अब आप अपने सिस्टम, एग्जामिनेशन सिस्टम की तरफ आए, और उसमें भी कहें कि कुछ हद तक मेमोराइजेशन इम्पॉर्टेंट होती है, लेकिन फिर उसके बाद क्रिटिकल थिंकिंग और दूसरे जो उनकी दूसरी लर्निंग्स है उसका टेस्ट को भी टेस्ट किया जाए। अच्छा, फिर एक बात और याद रखें कि हम कोविड क्राइसिस से निकल कर आ रहे हैं। इन बच्चों को उससे बेहतरी हुई है, चाहे जैसा भी सिस्टम है, और हमने बहुत क्रिटिसाइज़ कर लिया उसे, उससे बेहतर है कि बगैर इम्तिहान दिए हम इन्हें दूसरी क्लास में ले आते। अब ये हमारे पास आ गए हैं, अब हमारी जिम्मेदारी है हम इनको प्रूव करें। अब हम उनको 5 सेकंड है। अच्छा, जो बात आपने MD कैट ई कैट की ना, देखे प्रॉब्लम सिर्फ टेस्ट देने का नहीं है। आपको पता है उस बच्चे को 40 से 50 हज़ार रुपये भरना पड़ता है उस MD कैट ई कैट के टेस्ट की तैयारी के लिए। तो प्रॉब्लम सिर्फ टेस्ट देना नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि वो बेचारे 40 से 50 हज़ार रुपये भरते हैं, दोबारा सुबह शाम पागलों की तरह पढ़ते हैं, और तब जाके वो उस MD कैट ई कैट को क्लियर करने में कामयाब होते हैं। तो मसला सिर्फ पेपर देने का नहीं है, पैसों का भी है, टाइम का भी है। आप नहीं चाहते कि इस मुल्क में काबिल बच्चे और इकोनॉमी जो है वो चले? नहीं, तो इकोनॉमी जो है वो गरीबों की बुनियाद पे तो नहीं चल रही ना। आप बिजनेस बढ़ाएं, कोई जरूरी है कि आपने MD कैट ई कैट की बुनियाद पे बढ़ाना है? ले भाईजान ये कह रहे हैं कि इकोनॉमी जो है वो अमीरों की बुनियाद पे चलती है, गरीबों की बुनियाद पे चलती है। मुझे लगता है इकोनॉमी यहाँ पे आज या निज़ाम तालीम जो आ जाए वो हुकूमती सतह पे कोई सोचने वाला नहीं है। कप्तान, खुदा की कसम मैं हाथ जोड़ के कह रहा हूँ, 20 साल के तजर्बे पे ये जो आप आग लगा रहे हैं इस वक्त, इसको बुझाएं खुदा के वास्ते। आने वाली नस्लें सिर्फ व्हाट्सएप ग्रुप्स पे पढ़ा करेंगी और कुछ नहीं होगा।